किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके जीएस क्लास में हमारे चैनल पर सभी हमारे व्यूअर्स स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं डॉक्टर शगुफ्ता आज आपके लिए 25 क्वेश्चन का एक सुपर प्रैक्टिस सेट लाई हूँ। ये प्रश्न आने वाले बीपीएससी और सीडीपीओ परीक्षा दोनों के पैटर्न को ध्यान में रखकर मैंने बनाया है। डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ कि इन प्रश्नों को मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करें और देखें कि आपके कितने प्रश्न सही बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर ए बदरुद्दीन तैयब जी, 2 रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी, 3 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी मोहम्मद अली जिन्ना और जैसा कि बीपीएससी में देता है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप समय लीजिए और देखिए कि आपके अनुसार सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आप देख लीजिए क्या होगा। मैं बता सकती हूँ लेकिन कुछ समय लूँगी ताकि आप लोग अपना उत्तर एक बार लिख लें कि आपके हिसाब से क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1896 में। ये कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष मुस्लिम जो हुए वो हुए थे बदरुद्दीन तैयब जी। रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी कांग्रेस के अध्यक्ष 1896 में कोलकाता अधिवेशन में बनते हैं और ये वही अधिवेशन था जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो इस वजह कर भी ये अधिवेशन महत्वपूर्ण है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष हैं रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। याद रखिएगा 1896। इसमें हैं बदरुद्दीन तैयब जी, ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र में और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के गठन के लिए जाना जाता है और पाकिस्तान में इन्हें कायदे आज़म की उपाधि दी गई है। ये चारों व्यक्ति हैं, चारों भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरे प्रश्न को। हमारा दूसरा प्रश्न है, करमचंद गांधी निम्नलिखित में से कहाँ के दीवान थे? करमचंद गांधी निम्नलिखित में से कहाँ के दीवान थे? ए राजकोट, बी बंकानेर, सी पोरबंदर, डी बंगाल, ई इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए आपके अनुसार उत्तर क्या होगा। आपके पास समय है, आप देखिए। आपके पास 4 ऑप्शन है और 5वां ऑप्शन में है कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक भी हो सकता है। तो आप आंसर अपने हिसाब से लगाइए। आपके आंसर लगाकर मुझे बताना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो करमचंद गांधी जो थे ये मोहनदास करमचंद गांधी यानी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पिता थे। इनका पूरा नाम उत्तम चंद करमचंद गांधी था। ये 3 जगह के दीवान रहे। राजकोट के भी दीवान थे, बंकानेर के भी दीवान थे, पोरबंदर के भी दीवान थे। तो जब इनके 3 उत्तर सही हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि बंगाल छोड़कर ये तीनों जगह के दीवान रहे थे। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ये 3 जगह के दीवान रहे थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? पहला है ऑप्शन ए बेगू आंदोलन, बी बरदौली आंदोलन, सी चंपारण आंदोलन, डी बिजौलिया आंदोलन, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक भी हो सकता है। अब आप यहाँ देख लीजिए कि आपके अनुसार सही उत्तर क्या है। बेगू, बरदौली, चंपारण, बिजौलिया। मैं आपको समय दे रही हूँ, आप अपना आंसर नोट कीजिए, फिर मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी।
इस प्रश्न का सही उत्तर है बिजोलिया आंदोलन। ये आंदोलन मेवाड़ के किसानों द्वारा 1897 में किया गया था। ये आंदोलन मेवाड़ के किसानों द्वारा किया गया था 1897 में, और ये आंदोलन समाप्त हुआ आपको जाकर 1941 में। लगभग 50 साल तक ये आंदोलन चलता है, आधा दशक ये आंदोलन चला। शुरू होता है 1897 में और समाप्त होता है 1941 में। तो इस आंदोलन को हम भारत का पहला किसान आंदोलन के रूप में देखते हैं। ये कहाँ के किसानों द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा, मेवाड़ के किसानों द्वारा किया गया था। कौन सा आंदोलन? बिजोलिया आंदोलन। चलिए, चंपारण का तो आपको तिथि पता ही है, बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, गांधी जी का भारतीय राजनीति में पहला आंदोलन था। तो ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर बिहार के पीसीएस परीक्षाओं के लिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? चौरी चौरा, इस स्थान की बात की गई है। याद होगा आपको, गोरखपुर के निकट यह स्थान था, यानी कि इसका सही उत्तर है गोरखपुर। चलिए मैंने सही उत्तर आपको बता दिया, गोरखपुर। गोरखपुर के निकट ये चौरी चौरा स्थान था जहां असहयोग आंदोलन हमारे देश में चल रहा था, और उसी दौरान कुछ उग्र क्रांतिकारियों ने थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। बाद में इससे विक्षुब्ध होकर गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था, और इस घटना का जिम्मेवार भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को ही बनाया था। बाद में इस घटना से संबंधित जो लोग थे उनका मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था। तो इसमें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चौरी चौरा कांड से विक्षुब्ध होकर गांधी जी ने कौन से आंदोलन को वापस लिया था? तो वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों की पैरवी किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो यहाँ से कई क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन ये भी हो सकता है ये घटना कब घटी थी? तो 1922 में। और कितने पुलिसकर्मी को जिंदा जलाया गया था? तो 22 पुलिसकर्मियों को। ये सारे जो क्वेश्चन से रिलेटेड तथ्य हैं ध्यान में रख के चलिएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? देखिए, बात विदेशी नागरिक की हो रही है। ए है मोहम्मद इकबाल, बी खान अब्दुल गफ्फार खां, सी लियाकत अली खां, डी एम ए जिन्ना, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक भी हो सकते हैं। अगर बात मोहम्मद इकबाल की करें तो ये सारे जहां से अच्छा गीत के लेखक हैं, लेकिन बाद में पाकिस्तान बनने के बाद ये पाकिस्तान चले गए। खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी, सरहदी गांधी, फ्रंटियर गांधी, बच्चा खां, बादशाह खां जैसे अनेकों उपाधियों से नवाजा गया। इन्होंने भारत में खुदाई खिदमतगार नामक संस्था का गठन किया। इनकी सेना को लाल कुर्ती सेना कहा जाता था। ये भी बाद में पाकिस्तान चले गए क्योंकि ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ही आते थे। इनका संबंध वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान से था। लियाकत अली खां जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने और अंतरिम सरकार में हमारे भारत के वित्त मंत्री भी रहे थे। जब स्वतंत्रता से पहले अंतिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था, उस समय लियाकत अली खां हमारे अंतरिम गवर्नमेंट के वित्त मंत्री थे। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें पाकिस्तान में कायदे आज़म कहा जाता है। तो ये सारे विदेशी व्यक्ति हैं। इनमें से कौन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खां पाकिस्तान बनने के बाद 1985 में कांग्रेस के शताब्दी समारोह में भाग लेने भारत भी आए थे। बाद में 1987 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? ध्यान रखिएगा, 1987 में। अभी तक भारत में 2 विदेशी लोगों को भारत रत्न दिया गया है। एक है खान अब्दुल गफ्फार खां और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला।
खान अब्दुल गफ्फार खान का संबंध पाकिस्तान से है और नेल्सन मंडेला का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। ये दो व्यक्ति हैं जिन्हें विदेशी होते हुए भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया है। चलिए ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 6 अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में से कौन थे। यहाँ पे आपके समक्ष 2 ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन दूसरे पेज पर है, मैं वहाँ आपको ले चलती हूँ। एनी बेसेंट, मैडम कामा जिन्हें भीखाजी कामा के नाम से भी जाना जाता है, और 2 अन्य व्यक्ति हैं जिनका नाम है, आप देख लें यहाँ, इनका नाम है फ़िरोज़ शाह मेहता और मोहम्मद अली जिन्ना। इनमें से कोई नहीं भी हो सकते हैं और इनमें से एक से अधिक भी हो सकते हैं। आप देखिए कि कौन वो व्यक्ति है जिसने इन्हें मिलाने का काम किया था। तो इसका सही आंसर जो था वो क्या होगा, आप एक बार देख लीजिए ऑप्शन फिर से। फ़िरोज़ शाह मेहता, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, मैडम भीखाजी कामा। तो इनमें से कौन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गरम दल और नरम दल दोनों को मिलाने का कोशिश किया था, तो वो थी एनी बेसेंट। यहाँ आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को ही मिलाने का श्रेय दिया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो गया एनी बेसेंट। अगर मैं इस प्रश्न के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, तो जब अतिवादी और उदारवादी, जिसे हम गरम दल और नरम दल कहते हैं, 1907 के सूरत फूट से ये दोनों अलग हो गए। तो फिर 1916 में एनी बेसेंट के प्रयास से ये दोनों एकत्रित हुए और जिस अधिवेशन में ये लोग इकट्ठे आए, उस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार ने की थी और इसी अधिवेशन के दौरान मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, परवेज़ मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए हामिद कश्मीरी, बी हुमायूं गौहर, सी एम ए जिन्ना, डी जाबिर हुसैन, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। परवेज़ मुशर्रफ की जीवनी कथा इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो देखिए इसमें जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की लिखी हुई, परवेज़ मुशर्रफ जिनको हम पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं, पहले तो वो वहाँ के सैन्य अधिकारी थे, जनरल थे। इनकी जीवनी लिखने वाले व्यक्ति जो हैं वो हैं हुमायूं गौहर। ये वहाँ के एक सैन्य अधिकारी अल्ताफ़ गौहर के पुत्र हैं। लेकिन इस पुस्तक का विमोचन परवेज़ मुशर्रफ के ही नाम से हुआ है कि परवेज़ मुशर्रफ ही इसके लेखक हैं, लेकिन ये गुप्त लेखक हैं हुमायूं गौहर। आंसर याद रखिएगा, हुमायूं गौहर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट कब हुई थी। सूरत की फूट कब हुई थी, 1905 में, बी 1906 में, सी 1907 में, डी 1908 में, ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। आप अपना आंसर देखिए क्या होगा। वैसे सूरत फूट का जो कारण था वो था कि गरम दल वाले बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जिसके लिए नरम दल वाले लोग तैयार नहीं हो रहे थे और यहीं कांग्रेस 2 फाड़े में बढ़ जाती है। लाल बालपाल एक नया गरम दल बनाते हैं जिसे उग्रवादी समूह भी कहते हैं। तो वो अधिवेशन था 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र कराते हैं
दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ए बहादुर शाह ज़फ़र, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी अशफाकुल्ला ख़ां, डी वाजिद अली शाह, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए आप अपना आंसर दीजिए, आपका अनुसार क्या हो सकता है। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये कथन अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह का है। ये वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब हुए। उन्होंने अपनी रियासत को अंग्रेज़ों द्वारा हड़प लिए जाने के बाद कही थी, लेकिन इस पंक्ति का प्रयोग खासकर क्रांतिकारियों ने दो समय पर बहुत किया। या तो जब वो जेल में बंदी थे क्रांतिकारियों ने तब इस पंक्ति का प्रयोग किया, या तो फिर जब क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी जाती थी तो फांसी के फंदे पर चढ़ते समय वो इस पंक्ति को गाते हुए जाते थे। तो ये हमारे भारतीय आज़ादी से जुड़ी हुई पंक्ति है और इस पंक्ति के लिखने वाले वाजिद अली शाह हैं, जो कि अवध के अंतिम नवाब हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत संघ का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी ए.ओ. ह्यूम, डी दादा भाई नौरोजी, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यहाँ भारत संघ का संस्थापक कौन था, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत संघ की स्थापना कांग्रेस से पहले हुई थी। कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो ऑप्शन सी में है इसका सही उत्तर है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर 1876 में एक पार्टी बनाई थी, भारत संघ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था भारत संघ। और बाद में 1885 में जब कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ तो इस पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। तो ये इस नज़रिए से भी महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन दे सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले किस पार्टी का गठन हुआ था, तो भारत संघ का गठन हुआ था। भारत संघ का गठन किसने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। किस वर्ष किया था, 1876 में। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपनिषद का मुख्य विषय निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन ए राज्य, बी सामाजिक व्यवस्था, सी विधि, डी दर्शन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए पहली प्रश्न ये आती कि उपनिषद कहते किसे हैं। तो वेदों के अध्ययन करने वाले जो छात्र होते थे, जब गुरु के समक्ष सामने बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे तो उस ग्रहण की गई शिक्षा को उपनिषद या वेदांग कहते थे। उपवेद भी कहते थे, वेदांग नहीं उपवेद भी कहते थे। टोटल जो उपनिषद हैं इनकी संख्या बताई गई है 200। टोटल उपनिषद की संख्या 200 बताई गई है, लेकिन उनमें से 13 उपनिषद को मुख्य माना गया है कि ये प्रमुख हैं। जैसे जबलोपनिषद, कंठोपनिषद, ये सब प्रमुख उपनिषद हैं। मुंडकोपनिषद हैं। उपनिषद क्या होता था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एक दर्शन होता था जो गुरु के द्वारा उनके समक्ष बैठकर उनके शिष्य ग्रहण करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। याद रखिएगा, कुल उपनिषदों की संख्या बताई गई है 200 और प्रमुख उपनिषद हैं 13। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। ए शिकार, बी कृषि, सी व्यापार, डी शिल्पकर्म, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यहाँ देखिए, आर्य जब भारत आए तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था।
तो पहले हमको ये ध्यान देना कि आर्य भारत में आए थे, कहाँ से? आर्य भारत आए थे मध्य एशिया, यानी कि एशिया माइनर से, ईरान की तरफ से आए थे। आर्य जो कि खुद को श्रेष्ठ कहते थे, जब भारत आए तो यहाँ के लोगों को दास या दस्यु कहा। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन के अनुसार देखिए, सही आंसर आपका हो जाएगा कृषि, क्योंकि आर्य व्यापारी नहीं थे, कृषक थे। आर्य क्या थे? कृषक थे। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? भारतीय प्रतीक पर जो उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, कि सत्य की ही सदा विजय होती है, जीत होती है, ये कहाँ से लिया गया? ए मत्स्य पुराण से, बी ऋग्वेद से, सी मुंडकोपनिषद से, डी भगवत गीता से, ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, सबसे सटीक आंसर जो आपका आ रहा है वो होगा मुंडकोपनिषद। अब मैं थोड़ा सा आपको मुंडकोपनिषद के बारे में बता दूं कि मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का भाग है। ये अथर्ववेद का उपवेद है, जिसे जादू टोने का वेद भी कहा जाता है, काले जादू का वेद भी कहा जाता है। चौथा वेद अथर्ववेद, ये उसका ही उपवेद है मुंडकोपनिषद। तो इसका सही उत्तर हो गया मुंडकोपनिषद। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? यानी गौतम बुद्ध ने सबसे अंतिम में किसे दीक्षित किया अपने धर्म में? ए सरीपुत्र, बी सुभद्र, सी आनंद, डी मुगलान, ई इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। देख लीजिए आंसर क्या होगा। आप पहले कीजिए, फिर मैं करूँगी। चलिए आंसर बनाइए। मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध का जो सबसे प्रधान शिष्य था उसका नाम उपाली था। प्रधान शिष्य का नाम उपाली था। मुझे थोड़ा इस पर लिखने में प्रॉब्लम होती है, आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। प्रथम शिष्य उपाली था, प्रधान शिष्य। और अगर प्रिय शिष्य की बात की जाए, जिससे गौतम बुद्ध सबसे ज़्यादा स्नेह करते थे, उसका नाम आनंद था। गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था। लेकिन गौतम बुद्ध ने सबसे अंतिम उपदेश मृत्यु से ठीक पहले कुशीनारा में सुभद्र को दिया था, और यही दीक्षित होने वाला अंतिम शिष्य था सुभद्र। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन हो कि गौतम बुद्ध का प्रधान शिष्य कौन था तो उपाली, गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था तो आनंद, और गौतम बुद्ध ने अंतिम व्यक्ति जिसे उपदेश दिया तो वो था सुभद्र। कुशीनारा में मृत्यु से पहले दिया था, और सुभद्र ही बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाला अंतिम शिष्य था, अंतिम व्यक्ति था, जस्ट गौतम बुद्ध की मृत्यु से पूर्व। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी? मानव की कौन सी प्रतिमा है जिसे भारत में सबसे पहले पूजा गया? ए शिव की, बी विष्णु की, सी ब्रह्मा की, डी बुद्ध की, ई इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ आपके पास चार ऑप्शंस हैं कि भारत में सबसे पहले किस मानव प्रतिमा की पूजा की गई। तो देखिए, प्रतिमा बनाकर पूजा करने का प्रमाण सबसे पहले हमको जिसका मिलता है वो है बुद्ध। सबसे पहले मानव प्रतिमा के रूप में बुद्ध की ही पूजा का प्रमाण मिलता है। वैसे तो प्रतिमा बनाकर पूजा करने की परंपरा विशेषता जो पूरे भारत में फैलती है वो गुप्तों के काल में फैलती है। गुप्त थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का प्रारंभ किया था। मूर्ति पूजा का प्रारंभकर्ता गुप्त को ही माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? जैन धर्म के, आपके लिए बता दूं कि जैन धर्म के संस्थापक का नाम बताना है। ए ऋषभदेव, बी महावीर स्वामी, सी अरिस्टोनेमी, डी अजीतनाथ, ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं।
अंतिम तीर्थकर हैं महावीर स्वामी, तो ये तो होंगे नहीं संस्थापक। अब आपके पास बचे 3 ऑप्शन, ऋषभदेव, एरिस्टोनेमी और अजीतनाथ। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सबसे सही उत्तर आप लोग अगर सोच रहे हैं तो बताइए क्या हो रहा है? सही उत्तर है ऋषभदेव। ये चक्रवर्ती सम्राट जिनके नाम पर भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा, उनके पिता थे ऋषभदेव। यही जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और ये भरत राजा के पिता थे। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी संगन संघ को हराकर आत्मसात किया था? किसने मगध साम्राज्य में वज्जी संघ को हराकर, वज्जी संघ कौन सा संघ था? जिसके अंतर्गत लिच्छवी आते थे, यानी वैशाली। इसमें 7 छोटे छोटे राज्य थे। तो कौन था जिसने वज्जी संघ को हराकर अपने में मिला लिया था? ऑप्शन ए अशोक, बी महापद्मानंद, सी अजातशत्रु, डी चंद्रगुप्त मौर्य और ई इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वज्जी संघ जो है वो मगध का भाग अशोक से पूर्व ही बन गया था, क्योंकि हम देखते हैं कि कालाशोक ने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन भी किया था। महापद्मानंद जो कि नंदवंश के शासक थे, इनसे पहले ही कालाशोक का पीरियड है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ये दोनों मौर्य वंश से हैं, तो इनका पीरियड नंदों के बाद आता है। तो हर्यक वंश का ही दूसरा राजा यानी बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु जो था, इसने वज्जी संघ को मगध में आत्मसात कर लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु जो बिंबिसार अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी मगध का प्राप्त करता है और वही वज्जी संघ को यानी लिच्छवियों को मगध का भाग बना लेता है। चलिए आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? सिकंदर यूनान के मकदूनिया का राजा था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, लेकिन उसे लौटना पड़ा। इसमें कुछ नाम दिया हुआ है, अरिस्टोब्यूलस, डायमैक्स, नियार्क्स, एनेसिक्रिटस। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसमें से कोई एक नाम है जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, यानी सिकंदर के साथ सेना में नहीं था। तो वो नाम है डायमैक्स। वो कौन सा नाम है? डायमैक्स। अरिस्टोब्यूलस, नियार्क्स, एनेसिक्रिटस ये सब सिकंदर के साथ भारत आने वाले लोग हैं। डायमैक्स जो था ये बिंदुसार यानी मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत बनकर आया था। ये सिकंदर के साथ नहीं आया था, ध्यान रखिएगा। डायमैक्स किसका राजदूत था? एंटियोकस का। एंटियोकस कहाँ का राजा था? सीरिया का। किसके दरबार में आया था? तो मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में आया था। 3 प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? ए विष्णुगुप्त, बी अजय, सी चाणक्य, डी कौटिल्य, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। चाणक्य जो कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, राजनीतिक गुरु, उनके प्रधानमंत्री भी थे, प्रधान सलाहकार भी थे। चाणक्य जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, इनकी लिखी हुई पुस्तक है अर्थशास्त्र। ये तक्षशिला के एक ब्राह्मण विद्वान थे। अब बात है इनके बचपन के नाम की, तो इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। इनके बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ कुछ अभिलेख हैं, दूसरे तरफ लिखने वाले शासक हैं। आप देखिए कौन सा सही है और कौन सा गलत। अभिलेख में पहला है ना नासिक अभिलेख, लेखक का नाम है गौतमीपुत्र। हाथी गुफा अभिलेख राजा खारवेल। भीतरी गुफा अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि नासिक अभिलेख जो है ये गौतमीपुत्र शतकर्णी का है, एकदम बिल्कुल सही है। हाथी गुफा अभिलेख राजा खारवेल का, ये भी सही है। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय और भीतरी गुफा लेख सही नहीं है, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय का लिखा हुआ है ऐहोल अभिलेख। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे मुझे लिखने में थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो पुलकेशिन द्वितीय का है ऐहोल अभिलेख। 1 मिनट मैं इसे लिखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। ऐहोल अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय का है। और भीतरी स्तंभ लेख जो है ये स्कंदगुप्त का है। ये किसका है? ये है स्कंदगुप्त, गुप्त शासक थे स्कंदगुप्त। चलिए ध्यान दे लीजिएगा आप लोग, मैंने पहले ही कहा मुझे दिक्कत हो जाती है। तो भीतरी अभिलेख जो है, भीतरी गुफा अभिलेख, ये स्कंदगुप्त का है और पुलकेशिन द्वितीय का है ऐहोल अभिलेख। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। उत्तर कौन हो जाएगा? डी आपका उत्तर होगा। ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन है, मलुकदास निम्नलिखित में से कहाँ के कवि थे? ऑप्शन ए काशी, बी आगरा, सी अयोध्या, डी इलाहाबाद, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। मलुकदास की बात हो रही है। मलुकदास एक संत कवि थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका संबंध कहाँ से बताइए? मैं बता दूं कि मलुकदास के पिताजी का नाम सुंदरदास खत्री था। मलुकदास के जो पिता थे उनका नाम था सुंदरदास खत्री। इनका जन्म 1574 में हुआ था। ये सब ध्यान रखिएगा। इनका जन्म 1574 में हुआ था। और इनकी जो रचनाएं हैं, जो मतलब जिनका प्रकाशन हुआ, तो कुल इनकी 29 रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। कितनी रचनाएं? 29 रचना प्रकाशित हुई है। और इनका जन्म हुआ था 1574 में। इनके पिता का नाम सुंदरदास खत्री था और ये पैदा हुए थे इलाहाबाद के निकट कड़ा नामक स्थान पर। ये कहाँ पैदा हुए थे? इलाहाबाद के निकट कड़ा में इनका जन्म हुआ था 1574 में सुंदरदास खत्री के घर पर। और इनकी 29 रचना थी। रचना जो इनकी कविताओं का संग्रह था वो 29 है टोटल। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में चिश्तिया सूफी मत को किसने स्थापित किया था? सूफी मत आपको पढ़िएगा तो बहुत सारे हैं, नक्शबंदी हैं, सोहरावर्दी हैं, चिश्ती हैं, बहुत सारा सिलसिला फिरदौसी है, कादरी है। तो यहाँ सूफी मत में चिश्तिया संप्रदाय पूछ रहा है। ऑप्शन ए ख्वाजा बदरुद्दीन, बी शेख बहाउद्दीन ज़करिया, सी ख्वाजा मोइनुद्दीन, डी शेख अहमद सरहिंदी और ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में चिश्तिया सूफी मत की शुरुआत होती है मोहम्मद गौरी के आक्रमण के से। 12वीं शताब्दी में जब मोहम्मद गौरी भारत आते हैं, आक्रमण करते हैं, तो उनके साथ सूफ़ी सिलसिला के एक मशहूर संत शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी भारत आते हैं। और यही भारत में चिश्तिया संप्रदाय की शुरुआत करते हैं। 12वीं शताब्दी में ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। इनके मानने वाले सब धर्म के लोग हैं और इनका दरगाह आगरा में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ही बहुत ही प्रिय शिष्य थे।
ख्वाजा बख्तियारुद्दीन काकी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। तो ध्यान रखिएगा कि ये 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। चलिए आइए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और राणा सांगा, हुमायूं और शेर खां, हुमायूं और मुग़ल, हेमू और मुग़ल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1526 में। हम सब जानते हैं कि 12 अप्रैल यानी 12/4/1526 में पहली बार ये युद्ध हुआ था। ये युद्ध जो था ये हुआ था 12 अप्रैल 1526 को और ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया गया था, तोप के गोले छोड़े गए थे और ये युद्ध भारत में मुगलिया सल्तनत की शुरुआत थी। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, शेर शाह सूरी की मृत्यु निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? ए रोहतास, बी कलिंजर, सी सासाराम, डी आगरा, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या, वो ध्यान दीजिए। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक भारत का शासक रहा। इसने सूर राजवंश की शुरुआत की। ये रोहतास के जागीरदार का पुत्र था। इसके पिता का नाम हसन खां था, हसन खां सूर। और ये 1540 में हुमायूं को हराकर आगरा से, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले जगह आगरा से भारत का शासक बना। 1545 में जब इसने कलिंजर पर आक्रमण किया तो उस समय एक बारूद के ऊपर तोप के गोले के गिर जाने के कारण उस बारूद कारखाने में आग लग गई और यही कलिंजर में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। उस समय कलिंजर का जो राजा था उसका नाम था कीरत सिंह। याद रखिएगा, उस समय कलिंजर का राजा कीरत सिंह था जिसके साथ शेर शाह सूरी का युद्ध हुआ था और बाद में इसी कलिंजर में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। आज का अंतिम प्रश्न और 25वां प्रश्न। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। ये हमारा आज के सेट का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? ऑप्शन ए रंग महल, बी हीरा महल, सी मोती महल, डी पंच महल, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें से कौन सा जगह महल है जो फतेहपुर सीकरी में है। इस महल की विशेषता ये है कि ये पिरामिड के आकार का बना हुआ है। इसके अंदर 5 महल हैं, इसको पंच महल कहते हैं और ये नालंदा स्थित बौद्ध महाविहार के जैसा मिलता जुलता स्ट्रक्चर में बनाया गया है। इसको देखने में ऐसा लगता है कि इसकी जो स्ट्रक्चर ली गई है वो नालंदा के बौद्ध विहार से ली गई है। तो इसका नाम है पंच महल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा यही 25 प्रश्न का सेट था। आई होप आपने हमारे साथ प्रश्नों को हल किया और आपको प्रश्न हल करके जो स्कोर आए हैं कृपया मुझे कमेंट में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। हमारे अगले वीडियो का विषय जो है उसे मैं आज पहले ही आपको बता दूं, मैं अगला वीडियो बिहार की मिट्टी पर लाऊंगी। तो हमारे कल के वीडियो में आप लोग बिहार की मिट्टी पढ़ेंगे। आज के लिए ये 25 प्रश्न हैं, सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर बताइए।